नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत पाठक और दिन भर की हर राजनीतिक उठापटक और सियासी खबरों को समेटकर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो, जिसपे हम आपको दिन भर में घटी हर राजनीतिक खबरों से कराएंगे रूबरू। तो चलिए कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर होते हैं और इस बार भी अपने अमेरिका प्रवास के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस के साथ साथ पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा है, जिसको लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर सियासी माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने राहुल गांधी पर भारत की छवि खराब करने के आरोप लगाए हैं और आखिर राहुल के बयान पर क्यों मचा है सियासी घमासान, देखिए ये खास रिपोर्ट। भारतीय लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। डलास में उन्होंने 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक और कार्यक्रम में अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट से भारत की राजनीति, इकोनॉमी, भारत जोड़ो यात्रा समेत कई मुद्दों पर बातें की। उन्होंने कहा कि भारत में रोजगार की समस्या है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया। भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है, चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया है, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिम और भारत दोनों ही नौकरियों के संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी से निपटने के लिए भारत को अपना उत्पादन बढ़ाने की वकालत की। इस दौरान उन्होंने चीन और वियतनाम का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि जहां कई देश बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वहीं चीन और वियतनाम जैसे देश ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स बी क्लियर, not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. There's a reason. If you look at the United States in the 1940s, 50s and 60s, they were the center of global production. Anything that was made, cars, washing machines, TVs, all made in the United States. Production moved from the United States. It went to Korea, it went to Japan, eventually it went to China. And if you look today, China is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you'll see on the back, made in China. That's a fact, right? So what has happened? The West, America, Europe, India have given up on the idea of production. And they've handed it to China. वहीं राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है, हमारा मानना है कि भारत बहुत सारे विचारों से मिलकर बना है। हमारा मानना है कि हर किसी को सपने देखने की इजाजत मिले, बिना किसी परवाह के, बिना उसका धर्म रंग देखे, बिना मौका मिले। चुनाव में भारत के लाखों लोगों को साफ तौर से पता चला कि प्रधानमंत्री संविधान पर हमला कर रहे थे। मैं जो बातें कह रहा हूँ वह संविधान में है, राज्य का संघ, भाषा का सम्मान, धर्म का सम्मान। The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream.
Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election. When millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. Because what I am saying to you, union of states, respect to languages, respect to religions, respect to traditions, respect to castes, this is all in the Constitution. राहुल ने प्रवासी भारतीयों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के नतीजे आने के कुछ मिनट के अंदर ही लोगों के मन से बीजेपी और पीएम मोदी का डर खत्म हो गया। ये भारत के लोगों की उपलब्धि है। लोगों ने संविधान पर हमले को स्वीकार नहीं किया। राहुल गांधी ने दावा किया है कि चुनाव के दौरान लाखों लोगों ने इस बात को समझा कि पीएम मोदी भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान आधुनिक भारत की बुनियाद है। चुनाव के दौरान लाखों लोगों ने इस बात को समझा कि बीजेपी परंपरा, भाषा, राज्य और इतिहास पर हमला कर रही है। What people understood in the election clearly, and I saw it happening. When I used to raise the Constitution like this, people understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. And most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. Right? And that is why in my first speech in Parliament, you must have noticed, when I described Abhay Mudra, the fact that this is a symbol of fearlessness and it is present in every single Indian religion. You can look, you go on the internet and you can see every single Indian religion. Guru Nanak Ji holds his hand like this. Shiva holds his hand like this. Every single Indian religion, the hand is a symbol of fearlessness. And when I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand. And we are going to make them understand. राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। एक के बाद एक बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने राहुल गांधी के बयान की निंदा की और विदेश में भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है। और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना, ये देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए और अपनी कुंठा देश की छवि खराब करके अमेरिका में निकाल रहे हैं। अरे अपने देश में कांग्रेस और बीजेपी होती है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम कांग्रेस और बीजेपी के नहीं होते, हम केवल देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी करते थे। मैं भी जब एक बार अमेरिका गया था, तब श्रीमान मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे और जब मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री क्या अंडर अचीवर है, मैंने कहा वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो देश के नेता है। ये भाव होता है देश का। उनको नहीं मालूम है आरएसएस जब इनकी दादी 71 का पाकिस्तान से लड़ाई था, उस समय आरएसएस की भूमिका दादी से जाकर के अब ऊपर जाके पूछने का कोई टेक्नोलॉजी हो तो जाके पूछें या इतिहास के पन्नों में देखें। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। जो बाहर में जाकर के देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल गांधी लगता है
भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। ये आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना, ये कहीं से उचित नहीं है। इस तरीके से विदेश में जाकर आपको कोई भी ऐतराज है, आप भारत में रहिए, आप तो एलओपी भी हैं, आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं, पर इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं से उचित नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दुनिया में लगातार भारत की प्रतिष्ठा मान सम्मान को खराब करने में लगे हुए हैं। चुनाव के दौरान भी हमने देखा और ये लगातार वही काम कर रहे हैं। देश की तरक्की, देश का मान सम्मान और गौरव, ये गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं होता है और जब भी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ता है, देश विकास में आगे बढ़ता है, कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है। ये आज भी वही कर रहे हैं, पर देश की जनता इन्हें बखूबी जान गई है। भारत के संविधान पर हमला करने का इतिहास किसका रहा है, ये देश की जनता बखूबी जानती है। कितने बार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने, राहुल गांधी के पूर्वजों ने कितने बार देश के संविधान पर हमला किया है, ये उन्हें याद रहना चाहिए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के संविधान को सर्वोच्च स्थान मिला है और संविधान के अनुरूप ही हमारा देश आगे बढ़ रहा है। He raises questions about the RSS and history, etc. But he won't inform the rest of the world that in India, history was taught in a skewed manner right up to Narendra Modi ji's government, which means all governments under the Congress, starting from Pandit Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi ji, all of them seem to glorify India's entire history, starting with the 10th century when the Muslim invaders came in. So one would know about Qutbuddin Aibak, about Altamash, Razia Sultan, the Safdar Jung's dynasty, the Lodi dynasty, the entire Mughal dynasty. But where was the focus on the Chola dynasty, on the Vijayanagar dynasty, on the Gupta dynasty, about Ajanta, Ellora, Kailasa? He wouldn't even be seen on International Day of Yoga, which is now observed across the world in over 100 countries, 160, 70 countries. But he himself will not. It's almost as if Rahul Gandhi ji does not want to associate himself with anything that is part of India's glorious past. So therefore, he has much to answer. It cannot be on a script given to him. And then he would go out and tarnish India's image. देखिए, Rahul Gandhi should be the last person advising us on what is idea of India. Because his family and his party after emergency once declared that India is Indira and Indira is India. And those who live by the idea of Indira is India and India is Indira should not be telling us what is the idea of Bharat and India. They should first apologize for comparing India to Indira Gandhi. Having said that, the question is that if you are so concerned about the constitution, it is like devil preaching the scriptures. This is an adage or it is a proverb. Because the family that imposed emergency, that trampled upon constitutional rights, that put the opposition in jail, that has changed the preamble of the constitution, the spirit of the constitution, that removed the pictures of Prabhu Shri Ram, Prabhu Shri Krishna, Bhagwan and other important deities, gurus and even Chhatrapati Shivaji Maharaj from the constitution are advising us about constitution. If you are so concerned about this constitution, today your family and friend alliance in Jammu Kashmir. राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के हमलावर होने के बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी नेताओं के बयानों पर पलटवार किया और राहुल गांधी के बयान का बचाव किया है। इंदिरा जी के साथ हम लोगों ने काम किया है। आरएसएस के बारे में उनका बड़ा दृढ़ विचार था
और वो विचार ये था कि समाज में सांप्रदायिकता नहीं फैलनी चाहिए, जो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए करता रहता है। अब और कोई विचारधारा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहे तो महिलाओं का वहां पे उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, शायद इस बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहा हूं। तो गिरिराज सिंह जी को बहुत साफ और स्पष्ट कह दे रहा हूं कि इंदिरा जी ने हमेशा इनकी सांप्रदायिकता, भेदभाव, अगड़े पिछड़े में भेदभाव, इसकी आलोचना की है। वहीं कार्यक्रम में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा, राहुल गांधी अब पप्पू नहीं है, वे पढ़े लिखे हैं और किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रेटेजिस्ट हैं। Hoping that we will all work together and Mr. Gandhi, Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no papu. He is highly educated. He is well read. He is a strategist with deep thinking on any subject. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश पहुंचते ही बीजेपी नेता उन पर हमलावर हो जाते हैं। उनकी एक एक कदम में खामियां निकालने की कोशिश की जाती है। भाजपा की ओर से इन यात्राओं पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी संकेत देती है कि पार्टी राहुल की विदेश यात्राओं से किस तरह महसूस करती है। पर यह भी सत्य है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विरोध में कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी होती है। हालांकि राहुल की यात्राओं से बीजेपी को फायदा भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस के 1 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाया है। वही मामले में राज्य और केंद्र की लड़ाई इस कदर चल पड़ी है कि दोनों ही दल सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़ित परिवार को अब न्याय की आस सुप्रीम न्यायालय से है, जहां मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से कई तीखे सवाल किए। इसके साथ ही हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को भी काम पर लौटने का अल्टीमेटम दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, देखिए ये खास रिपोर्ट। कोलकाता रेप मर्डर मामला सामने आने के 1 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की। इस दौरान CBI ने जांच पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट पीठ को सौंपी। जजों ने सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई रिपोर्ट की समीक्षा की। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि प्रिंसिपल का घर कॉलेज से कितनी दूर पर है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज से 15 से 20 मिनट की दूरी पर प्रिंसिपल का घर है। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि अस्पताल में हुए तोड़फोड़ के मामले अपने स्टेटस रिपोर्ट में दाखिल कर दी है। वहीं CBI ने मामले में हुई अभी तक की जांच को लेकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आगे की जांच के लिए CBI को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। CGI ने कहा कि डॉक्टर को वापस ड्यूटी पर आने दे और हम उन्हें दी जाने वाली सभी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि सभी डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी परिस्थितियां बनाई जाएं, जिसमें अलग अलग ड्यूटी रूम, शौचालय की सुविधा, CCTV कैमरे लगाने की व्यवस्था शामिल है। डॉक्टरों को सबसे पहले काम पर लौटना चाहिए और उन्हें काम पर वापस आकर अपना काम पूरा करना चाहिए। CGI ने कहा कि हमने 2 दिन का वक्त दिया है। युवा डॉक्टरों को अब अपने काम पर लौटना चाहिए। हम जानते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है। आप पहले काम पर लौटे। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। आपको अब काम पर लौटना होगा। अगर आप काम पर नहीं आते हैं तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप यह नहीं कह सकते हैं कि सीनियर लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं करेंगे। डॉक्टरों का समाज के प्रति कर्तव्य बनता है।
सीबीआई की तरफ से पेश वकील एसजी तुषार मेहता ने आरोप लगाते हुए कहा, पश्चिम बंगाल सरकार सीबीआई से क्या छिपाना चाहती है। हमें पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दाखिल जवाब की कॉपी नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि हमने जवाब की कॉपी सिर्फ कोर्ट में जमा की है, हमने सीबीआई को अभी तक कॉपी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से जब डॉक्टर अस्पताल में काम नहीं कर रहे थे, उस वक्त 23 लोगों को ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का सवाल और बंगाल सरकार का जवाब। कोर्ट, रेप मर्डर मामले की एफआईआर कब दर्ज हुई? बंगाल सरकार, 2:55 PM पर एफआईआर दर्ज हुई। डेथ सर्टिफिकेट 1:47 PM पर बना। कोर्ट, हमें अप्राकृतिक मौत के मामले में स्पष्टीकरण चाहिए। बंगाल सरकार, थाने में अप्राकृतिक मौत मामले में 2:55 PM पर डायरी दर्ज की गई और डेथ सर्टिफिकेट 1:47 PM पर बना। सीजेआई, पश्चिम बंगाल में कितने सरकारी अस्पताल हैं? कपिल सिब्बल, मेरे पास सटीक संख्या नहीं है। सीजेआई, डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे को सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाना चाहिए। कोर्ट का आदेश, डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टरों को सभी डॉक्टरों के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। सरकारी अस्पतालों में पुरुष और महिला ड्यूटी रूम अलग अलग हो, पुरुष और महिला शौचालय अलग अलग हो। अगर डॉक्टर कल शाम 5 बजे तक अपना काम फिर से शुरू करते हैं तो डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन अगर डॉक्टर उपलब्ध सुविधाओं के बावजूद रिपोर्ट नहीं करते तो डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की लापरवाही पर कई सवाल उठाए, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। और ये प्रश्न जो हमने पूछे हैं, आज मैं इतना ही कहूंगा, निर्ममता बनर्जी झूठी ममता बनर्जी बन गई है। पुलिस कमिश्नर को हटाने का उनका मन नहीं है, उनकी मंशा नहीं है। हमने मांग करी है, ममता बनर्जी जी, पहला तो आप तुरंत इस्तीफा दें। दूसरा, ऐसे पुलिस कमिश्नर को जो कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता है, आपको इस्तीफा देना चाहिए या उनको बर्खास्त करिए। तीसरी बड़ी बात है, ममता बनर्जी, अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हम सब चाहते हैं, पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि आप अपने फोन का पूरा कॉल रिकॉर्ड, पुलिस कमिश्नर का पूरा कॉल रिकॉर्ड, जो प्रिंसिपल एक्स हटाया गया, उसका पूरा कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक करिए। जनता को पता होना चाहिए कितनी बार आपने बात करी उस सुबह। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप, मर्डर और भ्रष्टाचार मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार को कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। गवर्नर ने कहा कि राज्य की जनता पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। सरकार को कमिश्नर विनीत गोयल को बर्खास्त करना चाहिए। वहीं बीजेपी ने भी ममता सरकार पर पुलिस कमिश्नर का बचाव करने का आरोप लगाया है। लेकिन बंगाल में ऐसा कुछ नियम, ऐसा कोई प्रक्रिया और बचे नहीं है, क्योंकि राज्यपाल दोनों के बीच जो टकराव चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। राज्य सोचते हैं राज्यपाल उनके दुश्मन है, और राज्यपाल ये सोचते हैं कि राज्य हमारे अधिकार को उल्लंघन करते हैं, और सारे समस्या इसमें। इससे पहले 20 अगस्त को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को भयावह करार दिया था।
और डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन सहित कई निर्देश जारी किए थे। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल के अंदर एक 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई थी। 22 अगस्त को कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने में देरी के लिए कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। द पॉलिटिकल शो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।